नमस्कार, आप देख रहे हैं पर उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। हिमालय दिवस पर परामर्श निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास और आर्थिक दोनों ही जरूरी हैं। पर्यावरण संरक्षण के दायित्व को भी हमें महसूस करना है। हिमालय दिवस का अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश और समाज के लिए आर्थिक और पर्यावरण दोनों जरूरी हैं। इन दोनों में संतुलन कायम करके ही हम हिमालय को बचा सकते हैं। नहीं, आज हम 13वां हिमालय दिवस भी मना रहे हैं। इस अवसर पर मंचासीन सभी हमारे महानुभाव पूज्य स्वामी जी आए हुए देश विदेश से सभी श्रद्धालुगण, सभी हिमालय प्रेमी, मैं आज जैसा दिवस है वैसा ही स्थान उसका चयन किया गया है, जहां हिमालय की गोद में गंगा के किनारे स्थित प्रमाण निकेतन में सभी हिमालय प्रेमियों का, पर्यावरण प्रेमियों का मैं 13वें हिमालय दिवस के इस शुभ अवसर पर सबको मैं आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी जो अभी हमने सबने शपथ ली है कि हमारा हिमालय, आपका हिमालय, हम सबका हिमालय, हमारा पिता हिमालय, हम उसकी रक्षा के लिए काम करेंगे, उसके संवर्धन के लिए काम करेंगे, उसको बढ़ाने। जहां पर उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के दो दायित्व हैं। एक तरफ जहां हमें हिमालय के संरक्षण के प्रति गंभीर रहना है, इस जिम्मेदारी को भी हमने निभाना है, और दूसरी तरफ विकास के प्रति भी कि अनवरत रूप से विकास होता रहे। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास की गंगा बह रही है, हर क्षेत्र के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के प्रति भी हमारा उतना ही दायित्व बनता है। इसलिए जहां एक तरफ यह जरूरी हो जाता है कि विकास और दूसरी तरफ आर्थिकी, अब दोनों ही बहुत गंभीर विषय हैं, जहां दूसरी तरफ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के दायित्व को भी हम सब महसूस करते हैं। जहां हम इकोनॉमी की बात करते हैं, वहीं हम इकोलॉजी का भी पूरी तरह से ध्यान न करें तो मैं समझता हूं कि इस हिमालय दिवस का जो आज अवसर है वो बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बराबर का संतुलन करते हुए हम आगे बढ़े और हिमालय के मूल स्वरूप को न बिगड़ने दें। 13वें हिमालय दिवस का यह विषय, जहां पर हिमालय जलवायु नियंत्रक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देश के हिमालयी राज्य ही हैं जहां हवा, मिट्टी, जंगल व पानी इसके सबसे बड़े भंडार हैं, जहां इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव हो रहा है, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप देखते होंगे कि हम सब लोग कई बार सोचते हैं कि हर बार हमें वृक्षारोपण करने के लिए कहा जाता है कि अभी हमारे यहां तो उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला मनाया जाता है, और हरेले के दिन से पूरे एक माह तक बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है। अभी हमारे माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी कह रहे थे 10 वृक्ष एक पुत्र के समान होते हैं, लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि सभी तो वृक्ष लगा रहे हैं, सभी पौधों का रोपण कर रहे हैं, अगर मैं एक पौधा नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा। यह हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हमको ये जरूर स्मरण करना चाहिए कि जिन पौधों से आज हमें ऑक्सीजन मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध पानी का स्रोत बन रहा है, जहां हमको फल प्राप्त हो रहे हैं, कि चमोली में आपदा आई है, धारचूला में आपदा आई है, पिथौरागढ़ में आपदा आई है, उत्तरकाशी में आपदा आ गई है, और अभी अभी तो हमारे यहाँ टेहरी का अधिकांश इलाका, इस वर्ष की आपदा में देहरादून का अधिकांश इलाका उस आपदा में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। आप लोग ये भी सोच सकते हैं
कि आप तो देश के कोने कोने से आए हैं, आप लोगों के मन में यही विचार आ सकता है। कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि आपदा तो वहां आ रही है, उत्तराखंड में आ रही है, इससे हमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपदा आज उत्तराखंड में आ रही है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है। आपदा कहीं भी आएगी, कहीं भी ग्लोबल वार्मिंग होगी, कहीं भी पर्यावरण खराब होगा, तो उसका असर सब। उत्तराखंड में लगातार भर्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इस आयोग को निरस्त करने की मांग भी लगातार उठने लगी है। इससे पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इसको निरस्त करने की बात कही थी। वहीं अब इस मामले में एक नाम और जुड़ गया है। अब मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग को सरकार को निरस्त कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरह का ट्रेस रिकॉर्ड इस आयोग का रहा है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है, ऐसे में बहुत जरूरी है इसको निरस्त होना। और सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां कराने जा रही है, जिससे युवाओं को न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से चयन सेवा आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसके लिए उसका भंग करना मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, उसको भंग होना बहुत जरूरी है और लोक सेवा के माध्यम से भर्ती हो, ताकि यहाँ के युवाओं को के साथ न्याय न हो और उनका उसकी योग्यता का लाभ मिले। आपको लगता है युवाओं को फिर रोजगार अभी मिल जाएगा? बिल्कुल निश्चित ही, और उसके लिए उन्होंने कहा कि तुरंत इसमें तेजी से काम होना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकार मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। हमारे हरिद्वार के पंचायत चुनावों में टिकट पाने में नाकामयाब रहे दावेदारों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाद भाजपाइयों के विरोध का मामला सामने आया है, जिसमें टिकट कटने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष के समर्थकों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प भी हुई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बहुत ही मुश्किल से मामला शांत किया। वहीं नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में पैसा के लेन देन का आरोप लगाया है। भू कानून समिति के सदस्य अजेंद्र अजय ने कहा कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री का रवैया संवेदनशील रहा है। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सरकार जल्द कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर कमेटी गठित की थी तो उस वक्त कमेटी द्वारा लोगों से सुझाव मांगे गए थे, तब कांग्रेसी कहाँ थे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखिए। देखिए, समिति की जो संस्तुतियां हैं वो प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है और उस पर गहन चर्चा भी हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भू कानून को लेकर के संवेदनशील रवैया रहा है और उसी अनुरूप उन्होंने समिति भी गठित करी थी और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कुछ न कुछ उचित निर्णय लेगी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ एक शगुफा छोड़ा जा रहा है बीजेपी। देखिए, मैं कांग्रेस वालों से सवाल करना चाहता हूँ कि जब सरकार ने भू कानून को लेकर के उसके परीक्षण और अध्ययन को लेकर के समिति गठित करी थी और समिति ने तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे, जो राज्य के हितवत पक्षकार हैं, जो विभिन्न संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनसे सुझाव आमंत्रित किए थे, तब कांग्रेस के लोग कहाँ सोए हुए थे? उन्होंने क्यों नहीं अपने सुझाव दिए? एक भी व्यक्ति ने अपना सुझाव समिति के समक्ष नहीं रखा। और उसके अलावा अगर वो वास्तव में इस मामले में गंभीर हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि अभी भी वो क्या है, एक मॉडल ड्राफ्ट बना करके सरकार को सौंपे। उससे उनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि वो किस प्रकार का भू कानून चाहते हैं। वो केवल समिति की संस्तुतियों पर सवाल जवाब कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उससे बेहतर होगा कि वो अपनी जो उनकी मंशा है वो किस प्रकार से चाहते हैं। प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि कांग्रेस किस प्रकार से भू कानूनों में संशोधन चाहती है, तो कांग्रेस को लोगों को एक ड्राफ्ट बना करके सरकार। अल्मोड़ा जिले के ग्राम पंचायत पनुआ देखुन में कुछ दिन पहले जगदीश चंद्र की हत्या हो गई थी। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टमटा ने मृतक जगदीश चंद्र के घर पनुआ देखुन जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं प्रदीप टमटा ने कहा कि जगदीश चंद्र के हत्या के दोषियों के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
पूरा परिवार ये स्तब्ध है क्योंकि जगदीश उस परिवार की आर्थिक मुख्यधारी था। माँ कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए। माँ का कहना है जिसने मेरी बच्ची को इस तरह बेरहमी से किया, मारा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहुत ही दुखद घटना है। इस 21वीं सदी में परिवार के साथ अपनी और पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करने गया था। अब इस पूरी घटना की निंदा करते हैं। दुख के साथ कहना पड़ा, अभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस राज्य के अंदर दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और आज के दिन तक इस घटना की निंदा नहीं की है। प्रदेश की होने वाली इस दलित उत्पीड़न के खिलाफ आक्रोश व्यक्त नहीं किया है। मेरी मांग है प्रदेश के मुख्यमंत्री से, बढ़ती हुई दलित उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को संजीदगी से आगे आना चाहिए। इस घटना के पर खेद व्यक्त करना चाहिए। प्रदेश की दलित जनता, शिल्पकार जनता से, राज्य की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। पीड़ित परिवार को उचित समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होकर के दोषियों को दंडित किया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नगर पंचायत पोखरी द्वारा कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए सरकार और अन्य में 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 दिसंबर की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि प्रबल सिंह रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर पंचायत पोखरी द्वारा उनके ग्राम सभा की पैतृक घाट पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है। इसका ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। याचिका जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर की गई थी वो ये किया था कि वहाँ के फॉरेस्ट जो विलेज पंचायत फॉरेस्ट होता है उसमें जो है 2015-16 में करीब 5500 पेड़ उसमें लगाए गए थे और जो है ये हैंडओवर किया गया था ग्राम सभा को। उसके पश्चात नगर पंचायत पोखरी द्वारा इसको कूड़ा निस्तारण व गड्ढ के लिए इसको सेलेक्ट किया था, जिसके एवज में क्योंकि इससे जो है सॉइल पोल्यूशन होता है और जो है ये आपका एयर पोल्यूशन होता है, तो वहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण आए। उन्होंने कहा भाई जब अगर जो है आपने इसमें कूड़ा खड्ड निस्तारण के लिए जो है आपने इसको गलत ढंग से चिन्हित किया है, अगर इसको चिन्हित करना था तो इसमें जो है पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है 5500 पेड़ इसमें जो है पौधारोपण नहीं करती। इन सब चीज़ को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय में जब ये रिट याचिका दायर PIL दायर हुई तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि ठीक है चलो ये सारी चीज़ें कूड़ा निस्तारण के लिए जगह तो चाहिए, लेकिन इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन ली नहीं ली। इस पे माननीय उच्च न्यायालय ने जो है पिछली डेट पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पार्टी बनाने का आदेश किया था और जो है उनको नोटिस हुए थे। उसके पश्चात जब आज तिथि नियत थी तो आज जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, जिसमें जो है उन्होंने उनके अधिवक्ता को नोटिस करते, कोर्ट ने सो मोटो नोटिस करते हुए उनसे अगली तिथि पे जो है सब सारे रेस्पोंडेंट्स से काउंटर कॉल करने के लिए आदेशित किया है। इसकी अगली तिथि जो है 14। उत्तराखंड में बोर्ड के लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्तियां व्याप्त हैं और इस संपत्तियों में से ऐसी कई संपत्तियां हैं जिन पर अवैध कब्जे हो रखे हैं। इन अवैध कब्जों पर अब वक्फ बोर्ड काफ़ी सख्त नजर आ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की माने तो जल्द ही अवैध संपत्तियों को गिराने में धामी सरकार का बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यह संपत्तियां अल्पसंख्यक समाज के उन बच्चों की हैं जिनके भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया तो उसके खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। कह सकता हूं कि 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हैं और वो गरीब बच्चों का अधिकार है। उसमें बहुत ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे और बहुत ताकत के साथ जितना अवैध अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे हुआ है उसे हटाने का काम करेंगे और अब धामी का बुलडोजर आपको उत्तराखंड। गणपति महोत्सव के दौरान हरिद्वार जिला प्रशासन ने गंगा में मूर्ति विसर्जन करने पर रोक लगाई है। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासन ने कुंड बनाकर 3 स्थान निर्धारित किए हैं। हालांकि प्रशासन के निर्देश बेअसर साबित हो रहे हैं। लोग रोजाना हर की पौड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर सीधे मूर्ति विसर्जित कर रहे हैं। कई तरह के केमिकल से बनी ये मूर्तियां गंगा के प्रदूषण का कारण बनती जा रही हैं। हालांकि हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है
कि जो लोग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। और तीनों स्थानों पर जहाँ जहाँ पर इसके लिए टेम्परेरी पिट्स बनाए गए थे वहाँ करीब 90% मूर्तियाँ वहीं जा रही हैं। कुछ लोगों ने इस नियम को तोड़ने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट संदेश है कि किसी ने इस तरह की हरकत की तो उसके हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पौड़ी शहर के लोअर बाजार में गणपति की मूर्ति को स्थापित किया गया, जिसके बाद 10 दिनों तक बप्पा की पूजा अर्चना कर अनंत चतुर्दशी के दिन शहर में भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया, तो वहीं शोभा यात्रा निकालकर गणपति बप्पा की मूर्ति को देवप्रयाग स्थित गंगा घाट में ले जाया गया, जहाँ भक्तों द्वारा मूर्ति विसर्जित की गई। आज का माहौल जो है बहुत ज़्यादा मतलब श्रद्धालु जुटे हुए हैं। अब कोरोना के बाद से 2 साल बाद जो है गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और हम जो है इसको देवप्रयाग जा रहे हैं विसर्जन करने। श्रद्धालु में इस समय बहुत ज़्यादा जोश है और अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे हुए हैं, जिससे कि हम बहुत उत्साहित हैं और सब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं इसमें और माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। हमसे ये अपील करना चाहेंगे कि आज अनंत चतुर्दशी है, भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड। रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बसपा महासचिव चौधरी राजन सिंह ने कहा कि जानकारी मिली है कि एक रिट दाखिल हुई, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी पर बकाया होना और वसूली की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरिता चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी 2016 में थी और उसके बाद 2019 में हाईकोर्ट ने जांच समाप्त करते हुए किसी प्रकार का बकाया होने से इनकार किया था। एक तो बहुत लंबे अरसे से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं पीसी की है। दूसरी, आज कुछ समाचार पत्रों में इस तरह के आरोप लगाए गए कि सविता के कार्यकाल का और अन्य 3 लोग जो कमेटी में थे उनसे पहले उन पर सरकार का बहुत बकाया हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है। एक तो इसके संबंध में मुझे कह रहा है मीडिया को भी इस तरह की बात बिना सबूत के नहीं छापनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक द्वेष की खाज है, ना किसी का बकाया है, ना कोई नोटिस आज तक सरकार से इन लोगों को मिला है। और सविता का जो कार्यकाल था त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल के समय का था, उनका भी कार्यकाल, और उस समय सबको पता है हमारे त्रिवेंद्र जी के वास्ते कैसे रहे हैं। अगर कोई वसूली होती तो घंटों में नोटिस हमारे पास आ जाता। रत्ती भर भी नुकसान नहीं। जब पूरे जनपद में बसपा ने पहले ये मान लिया कि वो हमारे हैं नहीं, और तो आज इस बात को कहने का कोई जितने नहीं कि बसपा को कोई नुकसान हो रहा, कोई नुकसान नहीं। देखो, जब टिकट बटे हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें नाराज भी हों खुश भी हों, दोनों ही काम है, इसमें कुछ लोग खुश भी बहुत हैं। जो आपने कही है छवि धूमिल होने के बाद धूमिल करने का ही प्रयास किया है, और सविता के कार्यकाल में या कमेटी के कार्यकाल में अन्य सदस्यों पर किसी तरह का कोई नोटिस आज तक सरकार से या न्यायालय की तरफ से कोई जारी नहीं हुआ, सब झूठ है। यदि उस कार्यकाल का पैसा होता बकाया तो मैं समझता हूँ कि त्रिवेंद्र जी की सरकार में घंटों में नोटिस हमारे पास पहुँच जाता। ऐसे संबंध हमारे उनके रहे हैं पूरे 5 साल। अब ये आप खुद देख लो। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सूर्या चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरियावाला में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर करीब 125 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन और 200 किलो कच्चा प्लास्टिक दानी बरामद कर फैक्ट्री को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि सूर्या चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद के स्थित कबाड़ की दुकानों की चेकिंग का अभियान के तहत कुंडा पुलिस के द्वारा हरियावाला तिराहा से बाबर खेड़ा रोड पर एक कबाड़ की दुकान को चेक किया गया, तो दुकान के 4 दीवारी के अंदर एक टीन सेट के बने कमरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से ARTO कार्यालय में यूनाइटेड और NGO के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किसी प्रकार से आपको बताया सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, इसके लिए चर्चा करते हुए कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले ड्राइवरों को सबसे पहले विशेष ट्रेनिंग देने का निर्णय शामिल है, जिसमें पहाड़ों पर ड्राइविंग करने वाले दर्जनों ड्राइवर भी शामिल हुए। उनको बताया गया कि दिन के साथ अब रात में भी ड्राइविंग पहाड़ों पर लोग करते हैं, जिससे मुख्य रूप से लोडर वाहन शामिल हैं। रात को किस तरह ड्राइविंग करनी है और किस प्रकार सड़क दुर्घटना होने पर मदद लेनी है, इसकी जानकारी ड्राइवरों को दी गई। मौके पर ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये समग्र जानकारी है। इसमें जैसा हम जानते हैं कि ऋषिकेश चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र है, जहाँ से सारे के सारे धामों के लिए यात्री प्रस्थान करते हैं, और पहाड़ों पर जो चालक जाएगा उसको अतिरिक्त जो सावधानियां पहाड़ की ड्राइविंग के हिसाब से बरतनी है, उनकी जानकारी विशेष रूप से दी जाएगी। हिल ड्राइविंग है, खासकर रेन में ड्राइविंग है, आजकल एक नाइट ड्राइविंग का भी बन गया है। तो नाइट ड्राइविंग की जो लिमिटेशंस हैं और जो नेसेसरी उसमें हम लोगों को सेफ्टी लेनी है, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में? जी, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे RTO सर हैं, पटोही सर, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी ARTO इन्फोर्समेंट हरिद्वार आई हैं, श्री रश्मि पंत मैम। इसके अलावा हम लोग हैं ARTO A और ARTO E ऋषिकेश। NGO भी इसमें? जी। जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये परिवहन विभाग और यूनाइटेड वे मुंबई दोनों के साथ मिलकर हुआ है। कितने चालक हैं अभी? वर्तमान में 35 चालकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कब तक चलेगी? ये लगभग 3 से 4 घंटे की वर्कशॉप हो। रोड सेफ्टी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके कई प्रमुख घटक हैं। सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य यह है कि जीवन बचाया जाए, जीवन अनमोल है। उसके कई प्रकार के हमारे इसमें जो वर्कशॉप होगी, कई प्रकार के घटक होंगे। सुरक्षित ड्राइविंग, एक्सीडेंट के केस में आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होनी चाहिए, नाइट ड्राइविंग, पहाड़ों में ड्राइविंग, कोहरे में आप कैसे चलाएंगे, आप व्हीकल का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ओवर स्पीड आपका कितना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, और जो मोटरवे के रूल्स हैं, जो उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं पिछले कुछ निकट उसमें समय पे, उन सब की एक जानकारी एक पैकेज और कैप्सूल के रूप में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज हमने इस बार किया है, ARTO अरविंद पांडे जी का उसमें सहयोग रहा है, कि एक चालक या परिचालक जो उसकी आर्थिक स्थिति होती है, वो आर्थिक स्थिति के ऐसे कोई चक्र में फंस जाता है कई बार कि वो उससे बाहर निकल नहीं पाता, और ये सब चीज़ों के लिए फिर अपना समय या सोच नहीं दे पाता। तो ऐसी स्थिति में हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था आज के आयोजकों से, यूनाइटेड वे से, कि एक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए एक ड्राइवर और कंडक्टर को क्या जानकारी दी जानी उचित होगी, उसमें एक विशेष कार्यक्रम एक इसमें बना और उन्होंने इसमें अच्छा। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित OnePlus मोबाइल शोरूम से लगभग 150 मोबाइल की चोरी की वारदात का मामला सामने आया है, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ साथ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के माध्यम से घटना की जांच में जुट गई है। 150 से ऊपर के मोबाइल चोरी हुए हैं टोटल, और ये सुबह की घटना है, और आपका 10 बजे करीब जो है पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें जो CCTV फुटेज है उसके आधार पर 6 लड़कों का एक गिरोह दिख रहा है जो इस घटना को कर रहा है, और पुलिस की टीमें इसमें तैयार करके फ़ौरन भेजी जा रही हैं और जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 2 महीने 2.5 महीने पहले भी इसमें अटैम्प्ट हुआ था, उस समय भी एक पकड़ा गया था व्यक्ति और बाकी लोग भाग गए थे। तो ये दोबारा अटैम्प्ट हुआ। इनका जो चौकीदार था, इसमें स्पष्ट लापरवाही भी दिखाई देती है कि चौकीदार जो है ड्यूटी पे नहीं था, वो चला गया था। इसकी भी जांच। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।